हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। राइट। तो बच्चों, हम लोग दो चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके और उसके साथ साथ हम लोग उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने रेसिडेंशियल स्टेटस और हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज कर लिया है। सुपर फास्ट रिवीजन है। 45 मिनट्स के अंदर मैंने दोनों चैप्टर्स को वाइंड अप किया है। 45 मिनट्स ईच। 45 मिनट्स में रेसिडेंशियल स्टेटस एंड 45 मिनट्स में हमने हाउस प्रॉपर्टी को रिवाइज किया है और हमने उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करे हैं, बढ़िया वाले, हल्के वाले नहीं, बढ़िया वाले। तो अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन टॉपिक को कवर कर सकते हो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी। सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, मैं एक साथ इसे कंप्लीट नहीं करूंगा। आई विल कंप्लीट अलाउंसेस पार्ट एंड रिटायरमेंट पार्ट टुडे, और जो परक्यूजिट का पार्ट है उसे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे टेकअप कर लेंगे। मतलब कि दो टर्न में आप लोगों का ये सैलरी वाला बड़ा चैप्टर, महा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। इस रिवीजन वीडियो को तब देखिएगा जब आप एक बारी सैलरी अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है। आपको बुलेट पॉइंट्स की तरीके हर एक चीज रिवाइज कराई जाएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज रिकॉल करवा दी जाएगी, लेकिन डीप में हम नहीं जा पाएंगे। ऑब्वियस है कि रिवीजन हो रहा है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को लाइक का टारगेट दे देते हैं कि भाई साहब मेरे को इस वीडियो में आप लोग 100 लाइक दिलवा देना, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। 100 लाइक्स का टारगेट है, मुझे पता है आप लोग बहुत इजीली इसे अचीव करवा देंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्लियर। तो 100 लाइक्स का टारगेट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए, अब बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सैलरी। चलिए, स्क्रीन पर आप लोग की सैलरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सैलरी को लेकर। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो जो रिम्यूनरेशन आपको मिल रही है वो सैलरी हेड में क्वालिफाई नहीं होगी, वो या तो पीजीबीपी हेड में चली जाएगी या तो वो अदर सोर्सेस में चली जाएगी। आपका आपका सैलरी हेड में इनकम तभी आएगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। अब सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से हमारा क्या मतलब होता है? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर देता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और सर्वेंट मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अगर मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तभी इनकम आपकी सैलरी हेड में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो चाहे आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो जो भी सैलरी, जो भी रिम्यूनरेशन आपको मिल रही है वो सैलरी हेड में कवर हो जाएगी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है कि सर, अगर आप अपनी सैलरी वेव ऑफ कर देते हैं, आप अपनी सैलरी लेने से मना कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, भले आपने उसे वेव ऑफ कर दिया हो, आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना चल रहा है तो मैंने कहा अपने एम्प्लॉयर से, सर एक काम करिए, मेरी जो अप्रैल मंथ की सैलरी है वो आप पीएम केयर फंड में डाल दीजिए। ठीक है। मैंने कहा आप मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी पीएम केयर फंड में डाल दीजिए। तो ये जो पीएम केयर फंड में मैं सैलरी डलवा रहा हूं, ये क्या है? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। इसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। आपने अपने एम्प्लॉयर से बोला कि मुझे अप्रैल मंथ का सैलरी नहीं चाहिए, मैं ये फोरगो करता हूं, आप इस पैसे को पीएम केयर फंड में डाल देना। राइट। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई साहब, आपका दिल बड़ा है, आप अपनी सैलरी फोरगो कर सकते हो, लेकिन हम हमारा टैक्स जो है वो फोरगो नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने फोरगोइंग करा है सैलरी का, तो ड्यू हुई हुई सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी टैक्सेबिलिटी कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर आपने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के तहत, तो भाई साहब ये सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लूं कि मैंने अप्रैल मंथ की सैलरी पीएम केयर फंड में नहीं डाली, मैंने अप्रैल मंथ की सैलरी सरेंडर कर दी वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर फोरगो करते हो तो टैक्सेबल होती है, सरेंडर करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एग्जेम्प्ट होती है। सैलरी पेड टैक्स फ्री। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं सैलरी पेड टैक्स फ्री को क्या बोलता हूं। सैलरी पेड टैक्स फ्री एक मिथ है, इस नाम की कोई भी चिड़िया नहीं होती है। सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है और आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट को देता है,
और जब एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट को देता है तो इनकम टैक्स वाले इसे परक्यूजिट बोल देते हैं और आपकी सैलरी में ऐड करवा देते हैं। यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे टैक्सेस पे करे, दैट टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर shall be treated as perquisite and that will be added to your salary and your tax is recomputed accordingly। और जब आपका टैक्स निकल कर आएगा उस टैक्स में से जितना टैक्स एम्प्लॉयर दे चुका है वो माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी कहता है कि जहां पर आपने सर्विसेज रेंडर करी है वहीं पर आपकी सैलरी जो है वो एक्रू और अराइज हुई है। इट मींस कि अगर आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी है तो आपकी सैलरी इंडिया में एक्रूअराइज हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो आपको कहीं पर भी रिसीव हो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होने वाली है। इसका एक एक्सेप्शन है, जब आप इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो बीइंग अ इंडियन सिटीजन, जब आप इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड करते हो बीइंग अ इंडियन सिटीजन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको सैलरी देती है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। ये डीम किया जाता है जो इंडियन सिटीजन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो डीम्ड टू एक्रूअराइज इंडिया है। सेक्शन 9 ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, भूलिएगा नहीं। इसके बाद बेटा बेसिस ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगी, विच एवर इज अर्लियर। अगर सैलरी ड्यू हो गई है, रिसीव नहीं हुई है तो टैक्सेबल। सैलरी अगर रिसीव हो गई है और ड्यू नहीं हुई है देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल। बात समझा? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर उस पर टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल गई है तो वो इसी साल टैक्सेबल हो जाएगी और अगले साल जब वो ड्यू होगी तब वो टैक्सेबल नहीं होने वाली है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई है लेकिन वो ड्यू नहीं हुई थी तो वो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी और अगले साल फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 में या 2020-21 में आपने एडवांस सैलरी रिसीव कर लिया, आपने एडवांस सैलरी ले लिया अप्रैल 21 का एंड मई 21 का, ठीक है। आपने 20-21 में एडवांस सैलरी ले लिया अप्रैल 21 और मई 21 का, तो आपका 20-21 में जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगा, 20-21 में जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगा वो निकलेगा अप्रैल 20 से मार्च 21, अप्रैल 20 से मार्च 21 ये तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा अप्रैल 21 की सैलरी भी टैक्सेबल हो जाएगी और मई 21 की भी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। ये सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है और ये सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है। 20-21 में अभी अप्रैल 21 और मई 21 की सैलरी ड्यू नहीं हुई। अप्रैल 21 और मई 21 की सैलरी ड्यू होगी 21-22 में, लेकिन 21-22 की तनख्वाह आपने अगर 20-21 में ही ले ली तो आपको 20-21 में ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और जब 2021-22 आएगा, जब 2021-22 आएगा तो 21-22 में जब आप टैक्सेबल सैलरी की बात करोगे तो 21-22 में जो टैक्सेबल सैलरी निकलेगी वो निकलेगी जून 21 से मार्च 22। सर अप्रैल 21 और मई 21 की टैक्सेबल नहीं होगी? नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी 20-21 में क्या हो चुकी है? टैक्सेबल हो चुकी है। अगर आपको अप्रैल 21 और मई 21 की सैलरी एडवांस में मिल जाती है 20-21 में तो वो 20-21 में टैक्सेबल हो जाएगी, फिर वो 21-22 में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको कोई एरियर्स रिसीव होते हैं, इसके बाद अगर आपको कोई एरियर्स रिसीव होते हैं तो वो एरियर्स ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल हो जाएंगे। ये एरियर्स का मतलब अकाउंटिंग वाला एरियर्स नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये एरियर्स का मतलब है इंक्रीमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर 20-21 में आपको इंक्रीज्ड सैलरी मिलती है से फ्रॉम 16-17, 20-21 में आपको इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी मिलता है से फ्रॉम 16-17, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 इन सालों का इंक्रीमेंट अगर आपको 20-21 में मिल रहा है तो इसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। और ये एरियर्स ऑफ सैलरी जिस ईयर में रिसीव होता है उस ईयर में ये टैक्सेबल हो जाता है, अगर ये पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो बेसिस ऑफ चार्ज ने बोला सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको एडवांस में सैलरी मिल गई है और वो ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल हो गई है तो जिस ईयर में वो सैलरी ड्यू होगी उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद अगर आपको एरियर्स मिलते हैं तो जिस ईयर में एरियर्स मिले हैं उसी ईयर में टैक्सेबल होंगे। एरियर्स का मतलब है इंक्रीमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
ठीक है। इसके बाद डिफरेंस होता है लोन में, एडवांस सैलरी में और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में। लोन वो पैसा होता है जो आप अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवाते हो। अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है तो लोन आपकी सैलरी में से थोड़ा 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 करके क्या होता है, डिडक्ट होता है। सेम गोज विद एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये एडवांस अगेंस्ट सैलरी भी एक तरीके का क्या है, लोन है। तो अगर आपको लोन मिल रहा है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिल रही है तो ये सैलरी नहीं है, ये एडवांस सैलरी नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है या फिर आपने एम्प्लॉयर से एडवांस अगेंस्ट सैलरी ली है तो इसे आप एडवांस सैलरी नहीं बोलोगे, ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा सैलरी एडवांस में ले लिया है जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा फ्यूचर में, तो उसे हम टैक्सेबल करते हैं ईयर ऑफ रिसीट में। देखो, लोन जो आपको मिलता है वो सैलरी से कटता है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो होता है वो सैलरी से कटता है। लेकिन एडवांस सैलरी क्या होती है, पूरी की पूरी सैलरी ही एडवांस में मिल जाती है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। तो एडवांस सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, लेकिन लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपका टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सैलरी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन लोन, एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी आपने पढ़ लिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस क्या होते हैं बच्चों? सर अलाउंसेस होते हैं फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट्स। अलाउंसेस क्या होते हैं? सर अलाउंसेस जो है वो एक फिक्स्ड मॉनेटरी पेमेंट है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल जो आप लोग को पता होगा वो है आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अलाउंस आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है ताकि आप घर का रेंट दे पाएं। इसके अलावा आपको मील अलाउंस मिल रहा है, ये अलाउंस है ताकि आप खाना वगैरह खा पाए। ठीक है, इसी तरीके से और बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज पे बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के अलावा अगर और कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन आपका एम्प्लॉयर आपको देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये चीज ध्यान रखना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब मिलता है तभी वो अलाउंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब अलाउंसेस के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी है। ऐसे अलाउंसेस जो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, ऐसे अलाउंसेस जो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, ऐसे अलाउंसेस जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, और ऐसे अलाउंसेस जो पार्टली टैक्सेबल हो सकते हैं, पार्टली एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, जिसको हम स्पेशल अलाउंसेस बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस विच वी हैव टू कवर। आराम से स्लोली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब ये अलाउंसेस हर एक एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कैसा भी एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये वाले अलाउंसेस दिए तो ये अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होंगे। टोटल 15 है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, जो आपको अच्छे से रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि ये आपको हर एक क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। सबसे पहला आता है सर्वेंट अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सर्वेंट अलाउंस दे रहा है, मतलब घर पे नौकर चाकर रखने के लिए पैसा दे रहा है, तो वो अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दे रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर आपको मील अलाउंस दे रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। मील अलाउंसेस के और बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लंच अलाउंस भी बोल सकते हैं, इसे हम डिनर अलाउंस भी बोल सकते हैं, इसे हम टिफिन अलाउंस भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपका एम्प्लॉयर खाने पीने के लिए आपको अलाउंस दे रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। आपका एम्प्लॉयर अगर डियरनेस अलाउंस दे रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। सर ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? बेटा इन्फ्लेशन की कॉस्ट को मीट करने के लिए, इन्फ्लेशन की कॉस्ट को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हॉलीडे होम अलाउंस दे रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको टेलीफोन अलाउंस दे रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। टेलीफोन अलाउंस क्या हो गया कि आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज कर सकें, घर का अगर फोन है तो उसे आप बिल को पे कर सकें, इसे हम बोलते हैं टेलीफोन अलाउंस। तो टेलीफोन अलाउंस अगर वो आपको दे रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। आपको वो ओवर टाइम अलाउंस दे रहा है, ओवर टाइम काम करने के लिए पैसा दे रहा है, फुल्ली टैक्सेबल होता है।
ओवरसीज अलाउंस, विदेश भेज रहा है उसके लिए आपको अलाउंस दे रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बहुत बढ़िया अलाउंस होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूं और एक इंटीरियर डेकोरेटर फर्म में काम करता हूं, तो वो इंटीरियर डेकोरेटर फर्म हो सकती है मेरे को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे, मतलब वो मुझसे कहे कि भाई साहब घर जाने के बाद आपको प्राइवेट काम करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इतनी अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं कि आपको अलग से अपना काम करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आए तो उस क्लाइंट को आप हमारे पास ले आओ। तो नॉन प्रैक्टिसिंग मतलब क्या हो गया कि आप अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो बेसिकली, तो आप अपनी फर्म के साथ कंपीट ना करो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई काम ना करो, इसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देता है। रूरल एरिया में अगर उसने आपको रखा हुआ है तो रूरल अलाउंस देता है। अगर आपकी कोई पर्सनल रिसर्च चल रही है उसके लिए वो आपको प्रोजेक्ट अलाउंस देता है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जाता है अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो। मैरिज और फैमिली अलाउंस दिया जाता है और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको 2 टियर 3 टियर में डाल देता है, तो वो आपको क्या देता है, वो आपको प्रोवाइड करता है व्हाट, वो आपको प्रोवाइड करता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो देखिए जिनको मैंने हाईलाइट किया है उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा, रेस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। जो हाईलाइट किया है वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में हमें नजर आते हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस, मील अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अब ये कौन से अलाउंसेस हैं जो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। Following allowances are fully exempt from tax. Following allowances are fully exempt from tax. Allowances paid to Supreme Court and High Court. अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस देते हैं तो ये फुली टैक्सेबल होते हैं। अगर हम सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट देते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, यूएनओ के एम्प्लॉयज को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो तो एग्जेम्प्ट होते ही हैं, उसके अलावा उन्हें जो सैलरी और परक्विजिट्स दिए जाते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके बाद अगर कोई भी अलाउंसेस, कोई भी परक्विजिट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है किसी इंडियन सिटीजन को जो कि इंडियन गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउंसेस और परक्विजिट्स देती है किसी इंडियन सिटीजन को जो कि इंडियन गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के बाहर विदेश में, तो वो अलाउंसेस और परक्विजिट्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और जो सैलरी मिलती है इस इंडियन सिटीजन को, वो सैलरी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया होती है और वो टैक्सेबल होती है। राइट, अब बात करते हैं जल्दी से मेरे बेटा स्पेशल अलाउंसेस की। ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्पेशल अलाउंसेस को हमने दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड किया हुआ है। स्पेशल अलाउंसेस ऑफिशियल हो सकते हैं और अदर हो सकते हैं। अदर बेसिकली ये पर्सनल होते हैं। ठीक है, आपके पास स्पेशल अलाउंसेस जो हैं वो ऑफिशियल हो सकते हैं या फिर पर्सनल हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अदर के लिए रूल है, अदर के लिए रूल है जितना पैसा आपने खर्च कर दिया, जितना पैसा आपने खर्च कर दिया या फिर जितना पैसा आपको रिसीव हुआ, इन दोनों में जो भी लोअर है, इन दोनों में जो भी लोअर है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब जितना अलाउंस का पैसा रिसीव हुआ या फिर जितना अलाउंस का पैसा आपने खर्च कर दिया, इन दोनों में जो भी कम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुल मिला के अगर मैं क्रक्स बोलूं, क्रक्स ये निकलता है कि जितना पैसा आप सेव कर लोगे, अगर आपने ऑफिशियल अलाउंस सेव कर लिया तो जितना पैसा आपने सेव कर लिया मेरे बेटा, वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जितना पैसा आपने सेव कर लिया मेरे बच्चे, उतना पैसा आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। राइट, अब जल्दी से आ जाइए स्पेशल अलाउंसेस के पहले वाले पे, ऑफिशियल अलाउंसेस पे। ठीक है, ऑफिशियल अलाउंसेस पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फॉर द फॉलोइंग अलाउंसेस अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट एक्चुअली स्पेंट, जितना पैसा मिला है या फिर जितना पैसा हमने खर्च कर दिया है बाय द एम्प्लॉय
विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑफिशियल पर्पस के अलाउंसेस पढ़ रहे हैं। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर अलाउंस मिलता है तो सिंपल सा रूल है, जितना मिला जितना खर्च किया दोनों में जो कम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर अलाउंस की। ट्रांसफर अलाउंस क्या होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर दिया है, से फ्रॉम कानपुर उसने आपको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, तो ऑब्वियस है ट्रांसफर करने में, शिफ्टिंग करने में कुछ खर्चे होंगे, और आपके एम्प्लॉयर ने अगर उन शिफ्टिंग के खर्चों को मेट करने के लिए अलाउंस दिया है तो वो अलाउंस ऑफिशियल अलाउंस है। जितना पैसा आप खर्च कर दोगे उतना पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर रिसीव कम हुआ है तो कम वाला पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो आपको ट्रांसफर अलाउंस मिला है, मान लो आपको ट्रांसफर अलाउंस मिला है ₹10,000 और आपने इसमें खर्च करे हैं से ₹8,000। तो इस केस में 8,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और जितना पैसा आपने सेव कर लिया वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो 10,000 मिले थे, खर्च कर दिए आपने 8,000, जो 2,000 आपने बचा लिए दैट विल बी टैक्सेबल। ओके, अगला आता है सर, अगर आपको हेल्पर अलाउंस दिया गया है। हेल्पर अलाउंस क्या है सर, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है और आपके एम्प्लॉयर से देखा नहीं गया, बहुत ही नजदीकी एम्प्लॉय है आप उसके, बहुत ही प्रेम करता है आपका एम्प्लॉयर आपसे, उससे देखा नहीं गया कि तुम्हारे पास बर्डन बहुत ज्यादा है, तो उसने कहा चलो तुम एक काम करो, तुम एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर लो। तुम्हारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है तो तुम एक काम करो, पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर लो। जब तुम पर्सनल सेक्रेटरी हायर करोगे तो जितना पैसा तुम पर्सनल सेक्रेटरी को पे करोगे फॉर ऑफिशियल यूज, जितना पैसा तुम पे करोगे फॉर ऑफिशियल यूज, वो पैसा तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको हेल्पर अलाउंस दिया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको हेल्पर अलाउंस दिया से ₹10,000 पर मंथ पूरे साल का, ठीक है। लेकिन आपने हेल्पर अपॉइंट किया, आपने हेल्पर अपॉइंट किया 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, एंड दैट टू उसमें से उसने 60% आपकी ऑफिशियल हेल्प की और 40% उसने आपकी पर्सनल हेल्प की। अब इस केस में आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको रिसीव कितना हुआ सर, आपके एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए के हिसाब से आपको पैसा दिया 1,20,000 रुपए का। 10,000 रुपए के हिसाब से उसने आपको पैसा दिया 1,20,000 रुपए का, रिसीव हुआ है आपको 1,20,000 रुपए, और आपने स्पेंट कितना किया है। अब स्पेंट में ऑफिशियल यूज के लिए स्पेंट देखा जाएगा। आपने उसे अपॉइंट किया है 9 महीने के लिए और अपॉइंट किया है आपने उसे 8,000 रुपए महीने पे, ठीक है। तो आपने स्पेंट कितना किया, आपने 8,000 रुपए महीना स्पेंट किया 9 महीने के लिए, लेकिन इसमें से 60% ही ऑफिशियल था, इसमें से 60% ही ऑफिशियल था, बाकी तो पर्सनल था। दैट मीन्स 72,000 का 8 9 72, 72,000 का 60%, ये आएगा मेरे हिसाब से 43,200। तो जो एग्जेम्प्ट होगा 43,200, रिमेनिंग जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लॉजिक समझना, जितना पैसा तुम ऑफिशियल पर्पस में खर्च करोगे उतना पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने साल भर के लिए हेल्पर अलाउंस का पैसा दिया, लेकिन तुमने केवल 9 महीने खर्च किया 8,000 रुपए, और उसमें से भी 60% ही ऑफिशियल हेल्प थी, 40% आपकी पर्सनल हेल्प थी। पर्सनल हेल्प पे आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन सिर्फ आपको ऑफिशियल हेल्प के लिए ही दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपके पास एकेडमिक अलाउंस।
अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको पैसा दे रहा है ताकि वो आपको हायर एजुकेशन दिलवा सके, अब सर एम्प्लॉयर हमारे लिए हायर एजुकेशन का अलाउंस क्यों देगा? क्योंकि एम्प्लॉयर को भी उसका फायदा होगा। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे और हायर एजुकेशन ले लोगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर दोगे, तो उसका फायदा एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। तो एम्प्लॉयर अगर आपको एकेडमिक अलाउंस दे रहा है जिससे कि आप अपनी हायर एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो अलाउंस जितना आप खर्च कर देंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, जितना पैसा आप खर्च कर दोगे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डेली अलाउंस क्या होता है सर? डेली अलाउंस होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको डेली के जो खर्चे हैं उनके लिए आपको अलाउंस देता है। सर डेली के खर्चे बोले तो मान लो आप एक मार्केटिंग पर्सनल हो, आप एक मार्केटिंग पर्सनल हो, मतलब आपका जॉब क्या है कि आपको मार्केटिंग करनी है और आप हमेशा ऑन फील्ड रहते हो, ऑफिस में रहते ही नहीं हो। आप एक क्लाइंट के पास से निकलते हो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो दिन भर आपका फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क में क्या हो रहा है सर? आपको आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आपको जगह जगह रुक के खाना पीना खाना पड़ेगा। तो आपका एम्प्लॉयर आपको ये डेली के खर्चों के लिए कुछ अलाउंस आपको दे देता है। उस अलाउंस में से जितना पैसा तुम सेव कर लोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर तुमने पूरा पैसा खर्च कर दिया तो होली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुल मिला के जितना पैसा खर्च करोगे एग्जेम्प्ट, जितना पैसा सेव करोगे टैक्सेबल। इसी तरीके से अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो और आपको आपका एम्प्लॉयर कन्वेंस अलाउंस देता है गाड़ी में पेट्रोल वगैरह भरने के लिए, जितना पैसा खर्च हो जाएगा एग्जेम्प्ट, जितना पैसा सेव हो जाएगा टैक्सेबल। आपका एम्प्लॉयर आपको यूनिफॉर्म अलाउंस देता है। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जब आप जाते हैं तो जितने भी वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उन सब ने एक ही यूनिफॉर्म पहनी होती है। और छोड़ो, पेट्रोल पंप में जाते हैं तो जितने भी पेट्रोल फिलर्स हैं उन सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी होती है। तो क्या वो ड्रेस अपने आप मेंटेन करते हैं? नहीं, उनको उनका एम्प्लॉयर यूनिफॉर्म अलाउंस देता है कि आप यूनिफॉर्म मेंटेन करिए। तो यूनिफॉर्म अलाउंस में जितना पैसा आप खर्च कर देंगे, जितना पैसा आप खर्च कर देंगे वो पैसा आपका क्या हो जाएगा सर? जितना पैसा आप खर्च कर देंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जितना पैसा आप सेव कर लेंगे बेटा वो पैसा क्या हो जाएगा सर? वो पैसा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है कि सर अगर आपको शहर के बाहर ट्रैवल करना पड़ता है जॉब से रिलेटेड, तो आपका एम्प्लॉयर आपके आने जाने का खर्चा हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, फ्लाइट का खर्चा देता हो, बस का खर्चा देता हो, टैक्सी का खर्चा देता हो। ऑब्वियस है बाहर जाओगे तो होटल में रुकोगे, ठहरोगे, अकोमोडेशन का पैसा देगा वो आपको। बाहर जाके खाना पीना खाओगे तो आपको फूडिंग का पैसा भी देगा आपको। तो ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, दिस इज अ कॉम्बो ऑफ ट्रैवल, फूडिंग एंड कन्वेंस। तो अब ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये डेली अलाउंस का भाई है। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस है ये डेली अलाउंस का भाई है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है जब आप आउटसाइड द सिटी लिमिट्स ट्रैवल करते हो। डेली अलाउंस आपको मिलता है जब आप विद इन द सिटी लिमिट्स ट्रैवल करते हो। तो अगर आप आउटसाइड द सिटी लिमिट्स ट्रैवल कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है, जितना पैसा आप खर्च कर दोगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना पैसा आप सेव कर लोगे वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाइए अब अगले पे आते हैं। अगले आपके जो स्पेशल अलाउंसेस हैं, दीज आर बेसिकली पर्सनल अलाउंसेस। दीज आर बेसिकली पर्सनल अलाउंसेस। अब पर्सनल अलाउंसेस का क्या रूल है? पर्सनल अलाउंसेस का क्या रूल है जरा समझ लीजिए। अगर आपको पर्सनल अलाउंसेस मिल रहे हैं, अगर आपको पर्सनल अलाउंसेस मिल रहे हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है उसे इग्नोर किया जाता है। एग्जेम्पशन आपको अलाउड होती है लिमिट स्पेसिफाइड की। जितनी लिमिट स्पेसिफाई करी गई है उस लिमिट की आपको एग्जेम्पशन अलाउ होती है। लिमिट स्पेसिफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट स्पेंट। आपने पैसा खर्च किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लिमिट स्पेसिफाई करी गई है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ध्यान रहे पर्सनल अलाउंसेस के केस में हम लोगों को एक्चुअल एक्सपेंडिचर इग्नोर करना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई भी रोल नहीं है। आ जाइए हमारे पर्सनल अलाउंसेस पे। सबसे पहला
जो अलाउंस इसमें आता है और इंपॉर्टेंट अलाउंस भी है, वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है अप टू ₹100 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, वर्ड लिखा हुआ है अप टू, और बच्चा इस अप टू को इग्नोर कर देता है और फंस जाता है। एग्जेम्पशन मिलती है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ₹100 महीने से ज्यादा का अलाउंस दे रहा है तो एग्जेम्पशन ₹100 की मिलेगी। आपका एम्प्लॉयर आपको महीने का ₹100 का अलाउंस दे रहा है तो ₹100 की एग्जेम्पशन मिलेगी। आपका एम्प्लॉयर आपको महीने का ₹90 का अलाउंस दे रहा है तो अब ₹100 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, अब एग्जेम्पशन आपको ₹90 की मिलेगी। बात समझा ना? अप टू 100 का मतलब कि अगर ₹100 से ज्यादा अलाउंस मिला तो ₹100 की, ₹100 या उससे कम मिला तो जितना अलाउंस मिला उतने रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दूसरी बात, एग्जेम्पशन आपको कितने बच्चों के लिए मिलेगी? एग्जेम्पशन आपको मैक्सिमम 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी। तो अगर आपका एम्प्लॉयर 3 बच्चों या 4 बच्चों के लिए अलाउंस देता है तो एग्जेम्पशन केवल 2 बच्चों के लिए मिलेगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब यहां पर अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो मैं आपको बता दूं कि यह पैसा आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि एग्जेम्पशन चिल्ड्रन अलाउंस की है। ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो उसका आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, अप टू ₹100 पर मंथ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ₹100 से कम अलाउंस मिला तो जितना अलाउंस आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और ₹100 से ज्यादा का अलाउंस मिला तो अप टू ₹100 मतलब कि ₹100 आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एग्जेम्पशन केवल 2 बच्चों की मिलेगी, और अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मिला है तो उस केस में आपको ग्रैंड चिल्ड्रन की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगला आता है सर हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस क्या होता है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बच्चों के लिए रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए आपको अलाउंस दिया है तो उसका एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो अप टू ₹300 पर मंथ। अगेन अप टू है, ₹300 से कम मिला तो जितना मिला वो एग्जेम्प्ट होगा, ₹300 से ज्यादा मिला तो ₹300 एग्जेम्प्ट होगा। कितना पैसा तुमने खर्च किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर भी 2 बच्चों के लिए ही तुमको एग्जेम्पशन मिलती है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है कि सर आपका एम्प्लॉयर आपको आपके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है। ठीक है ना? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कम्यूट करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर ये ग्रांट किया गया है किसी ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को, ये ग्रांट किया गया है किसी ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को, तो वहां पर एग्जेम्पशन मिल जाती है अप टू ₹3200। फोकस ऑन वर्ड अप टू ₹3200, विच मींस कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹3200 से कम मिला है तो कम वाला अमाउंट खर्च एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ₹3200 से ज्यादा मिला है तो ₹3200 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रहे किसी भी हाल में एक्चुअल तुमने खर्चा कितना भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? आउटस्टेशन अलाउंस दे रहा है। ये आउटस्टेशन अलाउंस क्या होती है सर? ये अलाउंस दी जाती है उन एम्प्लॉयज को जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रेवल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पायलट हैं, सीए नहीं कर रहे होते आप, तो हो सकता है कि आप पायलट होते, और अगर आप पायलट होते तो आप फ्लाइट लेके जाते दिल्ली से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से एम्स्टरडेम, कहीं पर भी XYZ। अब भाई इंडिया में तो तुम्हारा घर है लेकिन लंदन में तुम्हारा घर नहीं है, दुबई में तुम्हारा घर नहीं है, एम्स्टरडेम में तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा जब लंदन में स्टे होगा तो तुम होटल में रुकोगे, दुबई में जब स्टे होगा तो होटल में रुकोगे, एम्स्टरडेम में जब स्टे होगा तो एम्स्टरडेम में रुकोगे। तो वहां पर ठहरने के लिए होटल पे पैसा खर्च होगा, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको आउट स्टेशन अलाउंस देगा। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही ट्रैवलिंग अलाउंस जैसा है। बिल्कुल, ये ट्रैवलिंग अलाउंस जैसा ही है। आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब के चक्कर में ट्रैवल करवा रहा है यहां से वहां, तो वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस की जगह पर क्या दे देगा? आउट स्टेशन अलाउंस दे देगा। और ये आउटस्टेशन अलाउंस का एक सिंपल सा रूल है कि जितना अलाउंस मिला है उसका 70% या फिर 10,000 रुपए महीना, इन दोनों में जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
अलाउंस का 70% या फिर 10,000 रुपए महीना, दोनों में जिस भी कम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पहले चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब कि अगर आप माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं जिसमें आपको धरती के अंदर जाना पड़ता है, तो अंडरग्राउंड अलाउंस अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो 800 रुपए तक का ये अलाउंस क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप मेरे बेटा ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं तो आपका 200 रुपए तक का अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगेन मेरे बच्चों, अगेन यहां पर वर्ड जो यूज हो रहा है वो अप टू यू हो रहा है, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो अप टू हो रहा है। दैट मींस कि अगर एक्चुअल अलाउंस इस लिमिट से कम हुआ तो जितना अलाउंस मिला है वो एग्जेम्प्ट होगा, अगर इससे ज्यादा मिला तो ये लिमिट आपकी एग्जेम्प्ट होगी। एक्चुअल तुमने क्या खर्च किया क्या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अदर नोटिफाइड अलाउंसेस हैं, इनको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड मार लीजिएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब आता है सबसे सॉलिड अलाउंस जिसका नाम है मेरे बच्चों हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कि नाम बता रहा है कि सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रेंट पे करने के लिए अलाउंस देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है वो हमें मिलती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंतर्गत। ये सेक्शन बोलता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा। इसने 3 लिमिट्स बनाई हैं आपके लिए और उन तीनों लिमिट्स में जो सबसे कम है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट है जितना एचआरए आपको मिला है, पहली लिमिट है जितना एचआरए आपको मिला है वो आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। दूसरी लिमिट है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी के ऊपर तुमने जो रेंट दिया है या तो वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। और अगर तुम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली बेसिकली मेट्रोज में रहते हो तो सैलरी का 50% एग्जेम्प्ट हो सकता है। और अगर तुम और किसी सिटी में रहते हो तो 40% एग्जेम्प्ट हो सकता है। 3 लिमिट है, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, rent paid in excess of 10% of salary, if you reside in metro cities 50% of the salary, if you reside in any other place 40% of the salary, and the third limit is HRA received। इन तीनों में से जो भी कम होगा, जो भी लीस्ट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है, इस सैलरी को हम रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी भी बोलते हैं। और इस सैलरी के अंदर 3 चीजें आती हैं मेरे बेटा। एक आती है आपकी बेसिक सैलरी, दूसरा आता है डीए। डीए कौन सा वाला आता है, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड करे। इसका मतलब वो वाला डीए लेना है जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट हो, वो वाला डीए लेना है जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट हो। सर ये क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट करने के लिए डीए को कंसीडर करता है तो वो डीए यहां पर ले लिया जाएगा। और अगर आपका एम्प्लॉयर डीए को कंसीडर नहीं करता है तो डीए यहां पर नहीं आएगा। जितना डीए रिटायरमेंट सैलरी के कंप्यूटेशन में इस्तेमाल होता है उतना ही डीए एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन में अगर सिर्फ डीए दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि वो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट है कि नहीं, तो हम ये मानते हैं कि वो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या आता है सर, इसके अलावा कमीशन आती है। कमीशन कौन सी वाली आती है, जो टर्नओवर पे बेस्ड होती है। मेरे साथ साथ रिपीट कर लो बेटा, एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी चाहिए उसके अंदर हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होती है बेसिक सैलरी, एक हमें चाहिए होता है डीए। डीए कौन सा वाला चाहिए होता है, जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बने। और तीसरा हमें कमीशन चाहिए होती है। और कमीशन हमें कौन सी चाहिए होती है सर, जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली होती है। ये 3 चीजों को आपको कंसीडर करना है। नोट, इफ देयर इज चेंज इन एचआरए, note if there is change in HRA, salary, rent paid and location of accommodation, then exemption shall be computed accordingly for each such change। ठीक है, आप लोगों ने अगर एचआरए पढ़ा है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हम लोग जब भी एचआरए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और इन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज में चेंज आ जाता है तो एचआरए की कंप्यूटेशन में ब्रेक लग जाता है। मतलब एचआरए अलग अलग पीरियड की कैलकुलेट होती है। तो जितनी बार आपका चेंज आएगा सैलरी के अंदर, एचआरए के अंदर, रेंट पेड के अंदर और लोकेशन के अंदर, इन 4 चीजों में अगर चेंज आएगा तो आपका एचआरए का कंप्यूटेशन भी अकॉर्डिंगली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। आप अपनी सैलरी में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब समझ लीजिए पहले होता क्या है, आप बेसिक सैलरी लेते हो, इसके बाद आप इसमें अलाउंसेस को ऐड करते हो, इसके बाद आप इसमें परक्यूजिट्स को ऐड करते हो,
इसके बाद आप इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ऐड करते हो, जो रिजल्ट निकल कर आता है वो रिजल्ट होता है ग्रॉस सैलरी। और फिर इस ग्रॉस सैलरी में से बेटा आपको डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 16। तीन तरीके की डिडक्शंस मिलती हैं आपको। एक डिडक्शन मिलती है मेरे बेटा आपको, एक डिडक्शन आपको मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है, अभी आपने पढ़ा था कि ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है सर? ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, ये आपकी सैलरी का पार्ट बनता है, मतलब ये ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनता है। और बाद में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन किसको मिलती है? डिडक्शन मिलती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। डिडक्शन कितनी मिलती है जरा ध्यान से देखिएगा। डिडक्शन मिलती है बेसिक सैलरी का 20% या फिर 5,000 रुपए, या जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको रिसीव हुआ है, इन तीनों में जो भी कम है। डिडक्शन मिलती है या तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी की, 20% ऑफ बेसिक सैलरी को आप 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी भी बोल सकते हो, तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी की मिलती है, या फिर जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है, या फिर 5,000 रुपए। इन तीनों में जो भी कम है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगला आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स कौन लगाता है सर? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जब आप एम्प्लॉय हो जाते हैं तो। अब इस एम्प्लॉयमेंट में आपका जो जॉब वाला एम्प्लॉयमेंट है वो भी कवर होता है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हो, मतलब आपने बिजनेस खोल लिया है, आपने प्रोफेशन चालू कर लिया है, तो भी प्रोफेशनल टैक्स लगता है। ठीक है, अगर आपने बिजनेस में या फिर प्रोफेशन के चलते प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो इसका डिडक्शन आपको मिलता है पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 37। लेकिन अगर आपने एज अ एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो इसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर द हेड सैलरी। तो बीइंग एन एम्प्लॉय अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो आपकी ग्रॉस सैलरी में से वो प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया जाएगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो पहले वो एज अ परक्यूजिट आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा, और बाद में आपको ग्रॉस सैलरी में से उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो सीधे सीधे ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन होगी, और अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले स्टेप में वो परक्यूजिट बनेगा और ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में उसका हम डिडक्शन क्लेम कर लेंगे ग्रॉस सैलरी में से। क्लियर हो गई मेरी बात? ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को। प्रोफेशनल टैक्स आपको अलाउड होता है पेड बेसिस पे। अगर आपने पे नहीं किया, अगर आपने पे नहीं किया तो आपको इसका डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। दो सिनेरियो हो सकते हैं, एम्प्लॉय ने दिया या फिर एम्प्लॉयर ने दिया। एम्प्लॉय ने दिया तो सीधे सीधे डिडक्शन, एम्प्लॉयर ने दिया तो पहले ये ग्रॉस सैलरी का पार्ट एज अ परक्यूजिट, और बाद में आपको इसका क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। तीसरी डिडक्शन जो आती है वो आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक एम्प्लॉय को मिलती है। कितनी मिलती है सर? 50,000 रुपए या फिर आपकी जो सैलरी की अमाउंट है, दोनों में जो भी कम है। तो ग्रॉस सैलरी या फिर 50,000 रुपीज, दोनों में जो कम है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ग्रॉस सैलरी या फिर 50,000, दोनों में जो कम है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बच्चा अक्सर यहां पर गलती करता है, क्वेश्चन में कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये इंप्लाइड है। हर एक एम्प्लॉय को मिलेगी 50,000 रुपए की, या फिर जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है, दोनों में से जो कम है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है अभी तक तो जस्ट अ रिक्वेस्ट, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट हमारे रिवीजन का ओवर कर लिया है, अलाउंसेस ओवर हो गए, डिडक्शंस ओवर हो गई। अब जल्दी से हम लोग को रिटायरमेंट बेनिफिट्स कवर करने हैं, एंड वंस दे आर कवर्ड हमारा ये रिवीजन सेशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी सर? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं जल्दी से रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है सर? हमारा एम्प्लॉयर हमें हमारी पास्ट सर्विसेज रेंडर के बदले में ऑब्लाइज करता है, हमें ग्रेटिट्यूड दिखाता है, जिसके लिए वो हमें क्या देता है? ग्रेचुटी देता है। तो एम्प्लॉय ने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर को पहले, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तब एम्प्लॉयर उसको क्या देता है? ग्रेचुटी पे करता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल गई है तो ये ग्रेचुटी क्या हो जाएगी? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल गई है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुटी मिली है
और आप कहीं खुशकिस्मती से गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकले तो आपको ये जितना भी ग्रेचुटी मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुटी मिलती है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं और आप कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो सर लिमिट बनी हुई है, उस लिमिट में जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 लिमिट्स हैं। पहली लिमिट सीलिंग लिमिट है 20 लाख रुपीस की, या तो 20 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। दूसरी लिमिट है ग्रेचुटी रिसीव, जितना ग्रेचुटी आपको मिला है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। और तीसरी लिमिट है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर। अगर आप एक्ट रीड करेंगे तो वहां पर लिखा होगा 15 डेज ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। क्या बोला? अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो लिखा होगा 15 डेज ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब इसका मतलब क्या होता है? 15 डेज की सैलरी का मतलब होता है 15/26। सर 15/26 क्यों कर रहे हो? महीने में तो 30 दिन होते हैं, 30 से डिवाइड करना चाहिए था। बेटा 30 दिन तो होते हैं लेकिन 4 तो संडे ही होते हैं, 4 दिन तो छुट्टी मिनिमम होती ही होती है। तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो 26 दिन की मिलती है। तो 15 डेज सैलरी का मतलब हो गया 15/26। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब हो गया कि रिटायरमेंट से पहले आपकी जो सैलरी चल रही थी उस सैलरी को हमें कंसीडर करना है। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब क्या है कि अगर आपने 26 साल और 7 महीने काम किया है तो इसे हम 27 ईयर्स ले लेंगे। मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सर्विस है अगर वो 6 महीने से ज्यादा है तो कंप्लीट ईयर हो जाती है, और फ्रैक्शन ऑफ सर्विस अगर 6 महीने या उससे कम है तो इग्नोर कर दी जाती है। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर आपने 26 साल एंड 4 महीने काम किया है, 26 साल और 4 महीने काम किया है तो इसे हम 26 साल मानेंगे। अगर आपने 26 साल और 6 महीने काम किया है तो इसे हम 26 साल ही मानेंगे। और अगर आपने 26 साल 6 महीना और 1 दिन काम किया है तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे? 27 साल मान लेंगे। क्योंकि अगर आपका फ्रैक्शन एक्सीड करेगा 6 महीने से, अगर फ्रैक्शन एक्सीड करेगा 6 महीने से तो उसे कंप्लीट ईयर मान लिया जाएगा। एग्जैक्ट 6 महीने पे राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, एग्जैक्ट 6 महीने पे इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। जब 6 महीने से ज्यादा आपने प्रोवाइड करी होगी तभी हम उसे क्या करेंगे? कंप्लीट ईयर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी जो वर्ड यूज हुआ है, इस लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या क्या आएगा? लास्ट ड्रॉन सैलरी में 2 चीजें आएंगी, एक आएगी बेसिक सैलरी और एक आएगा आपका डियरनेस अलाउंस। ध्यान रखिएगा हमने डीए के आगे रिटायरमेंट सैलरी नहीं लिखा हुआ है। इट मींस कि डीए रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बने चाहे ना बने, डीए रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बने चाहे ना बने, इसे हम कंसीडर करेंगे। मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। सीलिंग लिमिट ₹20 लाख, ग्रेचुटी रिसीव्ड 15/26 into last drawn salary into completed year of service और part thereof in excess of 6 month. It means that कि अगर आपका फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है तो वो कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट ड्रॉन सैलरी में हमें क्या क्या लेना है? लास्ट ड्रॉन सैलरी में हमें 2 चीजें लेनी है, एक हमें लेनी है बेसिक सैलरी और एक हमें लेना है डीए। लास्ट ड्रॉन सैलरी में हमें 2 चीजें लेनी है, एक हमें लेनी है बेसिक सैलरी और दूसरा हमें लेना है डीए। डीए चाहे रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बने चाहे ना बने, दोनों ही केसेस में उसे कंसीडर किया जाएगा। और एक बोनस पॉइंट लेकर जाओ मेरे से, बोनस पॉइंट लेके जाओ मेरे से। अगर आपने पहले ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा रखी है, अगर आपने पहले ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा रखी है तो आपकी ये सीलिंग लिमिट उतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मान लो आपने पहले 3 लाख रुपए की ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा रखी है तो आपकी सीलिंग लिमिट अब 20 लाख रुपए नहीं होगी, आपकी सीलिंग लिमिट अब 17 लाख होगी। मतलब जैसे जैसे आपका ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होता जाएगा वैसे वैसे आपका सीलिंग लिमिट रिड्यूस होता जाएगा। एक असेसी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक का ही ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट करवा सकता है। अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता है, अदर एम्प्लॉय विच इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो क्या होगा? अगेन सर हमारे पास सीलिंग लिमिट्स हैं, सॉरी अगेन हमारे पास 3 लिमिट है और उन 3 लिमिट में जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट सीलिंग लिमिट है 20 लाख रुपए की, दूसरी लिमिट ग्रेचुटी रिसीव्ड है और तीसरी लिमिट है हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ का मतलब 1/2
हाफ ऑफ एवरेज सैलरी मतलब मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब CY। अब ध्यान से रखिएगा, यहां पे कंप्लीटेड ईयर में हमने पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लिया, यहां पर हमने पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लिया। मतलब अगर आपने 26 साल और 4 महीने काम किया, आपने 26 साल 6 महीने काम किया, आपने 26 साल और 11 महीने काम किया, तो इन सब केसेस में हम क्या कंसीडर करेंगे? 26 साल। दैट मीन्स कि अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते हैं तो जब तक ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। सभी फ्रैक्शन क्या कर दिए जाएंगे? सभी फ्रैक्शन इग्नोर कर दिए जाएंगे। सभी फ्रैक्शन क्या करे जाएंगे बेटा? सभी फ्रैक्शन इग्नोर कर दिए जाएंगे। अब सर ये एवरेज सैलरी में क्या आएगा? बेटा एवरेज सैलरी आपको लेनी है रिटायरमेंट के महीने से पहले के 10 महीने की सैलरी। रिटायरमेंट के महीने से पहले के 10 महीने की सैलरी। मतलब अगर आपका रिटायरमेंट 10 दिसंबर को होता है, ध्यान से, अगर आपका रिटायरमेंट 10 दिसंबर को होता है तो दिसंबर महीने के पहले के 10 महीने यानी कि फरवरी से लेकर नवंबर, फरवरी से लेकर नवंबर, अगर आपका रिटायरमेंट 10 दिसंबर को हो रहा है तो 10 महीने की काउंटिंग पिछले महीने से शुरू होगी। जिस महीने में तुम रिटायर हुए हो उससे पहले वाले महीने से शुरू होगी, यानी कि नवंबर से बैक कैलकुलेशन होगी अप टू फेब। अब सर ये बता दो सैलरी में क्या आएगा? बेटा सैलरी में वो HRA वाली सैलरी आएगी, मतलब कि बेसिक सैलरी आएगी, रिटायरमेंट सैलरी वाला DA आएगा और परसेंटेज वाली कमीशन आएगी। इन 3 चीजों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर कमीशन एब्सोल्यूट अमाउंट वाली हो तो छोड़ देना, हमें टर्नओवर पे बेस्ड वाली चाहिए। DA अगर रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट ना बनता हो तो छोड़ देना, क्योंकि हमें DA रिटायरमेंट सैलरी वाला बनना है। और यहां पर एक बार नोटिस कर लो, यहां पे केवल 2 ही चीजें आई थी, यहां पे केवल 2 ही चीजें आई थी, बेसिक और DA। कमीशन नहीं आ रही थी और DA चाहे रिटायरमेंट का पार्ट बनता हो चाहे ना बनता हो, दोनों ही केसेस में आ रहा था। एक बारी पूरा पूरा मैं आपके लिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ग्रेचुटी के केस में अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल होती है। रिटायरमेंट के वक्त अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो 3 लिमिट्स है, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट है 20 लाख रुपए की, दूसरी लिमिट है ग्रेचुटी रिसीव की, तीसरी लिमिट है 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं, सॉरी कवर्ड नहीं है, तो उस केस में अगेन आपके पास 3 लिमिट है, तीनों लिमिट में जो सबसे मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है सर 20 लाख रुपए, दूसरा आता है ग्रेचुटी रिसीव्ड और तीसरा आता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर। सर नॉट कवर्ड वाले केस में अगर हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आते हैं तो सैलरी में आती है बेसिक सैलरी और डीए हर हाल में आएगा, चाहे रिटायरमेंट का पार्ट बने चाहे ना बने। और जब हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं तो सैलरी में हम एवरेज सैलरी लेते हैं। एवरेज सैलरी मतलब जिस महीने में रिटायरमेंट हुआ है उससे पहले की 10 महीने की सैलरी को लिया जाता है। इसके अलावा सर सैलरी में क्या आता है? सैलरी में बेटा रिटायरमेंट वाली सैलरी आती है। रिटायरमेंट वाली सैलरी में क्या आता है? सर रिटायरमेंट वाली सैलरी में आती है बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट वाला DA और परसेंटेज वाली कमीशन। राइट, ठीक है सर। आ जाइए, अब बात करते हैं सर पेंशन की। पेंशन क्या होती है? सर रिटायरमेंट के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको पेंशन देता है, ये अगेन आपकी पास सर्विसेज रेंडर के बदले में आपको दी जाती है। पेंशन 2 तरीके की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड, एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड क्या होती है? सर जो मंथली पेंशन होती है उसे हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, और जो लमसम में मिल जाती है वो होती है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन यानी कि जो पीरियोडिकल पेंशन है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है, अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है मतलब कि लमसम पेंशन मिली है और आप खुशकिस्मती से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी इस बेसिस पे कि आपको ग्रेचुटी मिली थी कि नहीं मिली थी। अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी तो टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिमाइंड यू, कम्यूटेड पेंशन का 1/3 नहीं, जो लमसम तुमने लिया है उसका 1/3 नहीं, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होगा। और अगर तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है, अगर तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है तो टोटल पेंशन का हाफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब सर ये टोटल पेंशन कैसे निकलती है? सर जितनी तुमको पेंशन कम्यूट करके मिली है उसको डिवाइड करा दो कम्यूटेशन परसेंटेज से, तो तुम्हारे पास टोटल पेंशन निकल कर आ जाएगी। मतलब मान लो आपने 60% पेंशन कम्यूट करवाई, आपने 60% पेंशन कम्यूट करवाई 7,20,000 रुपए के लिए, तो आपकी जो टोटल पेंशन है वो कितनी होगी?
आपकी जो टोटल पेंशन है वो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 60% हो जाएगी, दैट इज ₹12,00,000। तो आपकी टोटल पेंशन 12 लाख हो जाएगी। और अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही होगी, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही होगी तो 12 लाख का 1/3 आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। 12 लाख का 1/3 हो गया 4 लाख। और आपको अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती है तो आप 12 लाख का हाफ एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, यानी कि 6 लाख। तो कम्यूट करके आपको मिले कितने? कम्यूट करके आपको मिले 720। और अगर आपको ग्रेचुटी मिलती होगी तो इस 720 में से 4 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 320 टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती होगी तो इस 720 में से 6 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बचे हुए 1,20,000 आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। राइट। इसके बाद अगला आता है लीव इनकैशमेंट, जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। अब आता है सर लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है? आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टेन पेड लीव्स देता है। पेड लीव्स क्या होती है कि आप छुट्टी ले सकते हैं और आपके पैसे नहीं कटेंगे। अब यहां पर भी एक रूल है कि अगर आपने लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट करवाया है, अगर आपने लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट करवाया है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे ग्रेचुटी आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले ली थी, फुल्ली टैक्सेबल थी, वैसे ही डिट्टो वैसे ही आपका लीव इनकैशमेंट अगर आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट करवाया तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और ड्यूरिंग द रिटायरमेंट अगर आपने करवाया है और भगवान की कृपा से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकले तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, इसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 4 लिमिट बनी हुई है, 4 लिमिट में जो सबसे कम होगा मेरे बच्चे वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला है जितना एनकैशमेंट तुमको मिला है, दूसरा है 3 लाख रुपया, तीसरा है 10 महीने की एवरेज सैलरी, और चौथा है लीव एट द क्रेडिट इन मंथ्स। लीव एट द क्रेडिट इन मंथ्स मतलब जितनी छुट्टियां तुमने नहीं ली इन मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। ठीक है। अब यहां पर लीव्स एट क्रेडिट इन मंथ कैसे निकलता है? सर लीव्स एट क्रेडिट इन मंथ निकलता है, बड़ा आसान होता है निकालना। सबसे पहले यह पता कर लो कि तुम्हारे पास कितनी छुट्टियां अवेलेबल हैं दिन भर की। तुम्हारे पास कितनी छुट्टियां अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डेज, उसको 30 डेज से डिवाइड कर दो, आपके पास लीव्स एट क्रेडिट निकल के आ जाएगा इन मंथ्स। राइट। अब सर ये लीव एट क्रेडिट इन डेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये पता करो कि तुम्हारे पास कितनी छुट्टियां अवेलेबल थी। जब ये छुट्टियां निकाल रहे होगे तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम 30 लीव्स ही ले सकते हो पूरे साल भर की। मान लो तुमने 26 साल काम किया और तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको 35 दिन की छुट्टी देता है, तो हम 35 दिन कंसीडर नहीं करेंगे, हम 30 दिन कंसीडर करेंगे। तुमने 27 साल काम किया और तुम्हारा एम्प्लॉयर 25 दिन की छुट्टी देता है, तो हम 25 दिन कंसीडर करेंगे, 30 दिन कंसीडर नहीं करेंगे। मैक्सिमम 30 डेज की ही लीव कंसीडर करी जाती है। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा वो छुट्टियां जो तुमने ले ली थी, माइनस कर दीजिएगा वो छुट्टियां जिनके तुमने पैसे ले लिए थे, जो बच गई वो है आपके पास लीव्स एट क्रेडिट, और उसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सर यहां पर जो एवरेज सैलरी आपने यूज किया है इसका मतलब क्या है? एवरेज सैलरी है जब तुम्हारा रिटायरमेंट हुआ है उससे पहले के 10 महीने की सैलरी। जब तुम्हारा रिटायरमेंट हुआ है उससे पहले के 10 महीने की सैलरी। तो अगर तुम्हारा रिटायरमेंट 10 दिसंबर को हुआ है तो उससे पहले के 10 महीने 9 दिसंबर से काउंट होंगे। ध्यान से, ग्रेचुटी में क्या कर रहे थे? अगर 10 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ है तो 10 महीने हम लोग काउंट कर रहे थे नवंबर से। लेकिन लीव इनकैशमेंट में अगर 10 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ है तो 10 महीने हम काउंट कर रहे हैं 9 दिसंबर से। इमीडिएटली एक दिन पहले से 10 महीने कैलकुलेट करे जाएंगे, यानी कि 9 फरवरी से लेकर 9 दिसंबर तक आपके 10 महीने निकलेंगे। सैलरी में वही सैलरी आती है जो एचआरए में आती है, बेसिक सैलरी, रिटायरमेंट वाला डीए और परसेंटेज वाली कमीशन। राइट। इसके बाद मेरे बच्चों आपके पास आ जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसके बाद आ जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इसे आप लोग एक बार सेल्फ रीड कर लेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसे भी आप लोग सेल्फ रीड कर लेंगे, ये हम लोग क्लास में नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सर आपका लास्ट टॉपिक, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सर ये एक वो बेनिफिट है जिसमें एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। हमारे पास 4 तरीके के फंड्स होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले हम बात कर लेते हैं एसपीएफ की। आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला है वो एग्जेम्प्ट होता है। आपने जो पैसा डाला है उसका आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। जो इंटरेस्ट इसमें आता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और जब आप लमसम विड्रॉल करते हैं तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है।
आरपीएफ में अगर आपके एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अप टू 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ सैलरी। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने 12% ऑफ आरबीएस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी से कम पैसा डाला होगा तो जितना पैसा डाला होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने 12% ऑफ आरबीएस से ज्यादा पैसा डाला होगा तो आपको एग्जेम्पशन 12% ऑफ आरबीएस की मिलेगी, रिमेनिंग अमाउंट आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगी। एम्प्लॉय ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसको उसका एटीसी में रिडक्शन मिल जाएगा। आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो इंटरेस्ट 9.5% तक आ रहा है। अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा आ रहा है तो एक्सेस विल बी टैक्सेबल, अप टू 9.5% आ रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके बाद जब आप लमसम विड्रॉल करोगे तो लमसम विड्रॉल आरपीएफ से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लमसम विड्रॉल आरपीएफ से एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। कंडीशन ये है कि आपने जो पैसा विड्रॉ किया है वो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस देने के बाद विड्रॉ किया है। आपने जो पैसा विड्रॉ किया है वो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस देने के बाद विड्रॉ किया है, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। या फिर आप रिटायर हो रहे हो बिफोर रेंडरिंग 5 years ऑफ सर्विस बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। आप 5 साल से पहले रिटायर हो रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो और उसका रीजन आपके हाथ में नहीं है। आपके एम्प्लॉयर ने आपका बिजनेस ही बंद कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। आपने 2 साल काम किया, उसका बिजनेस ही बंद हो गया। तो अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो ये हमारे हाथ में थोड़े ना है। तो इस केस में जब हम पैसा निकालेंगे तो वो पैसा हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपकी इल हेल्थ हो गई, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कि आपका हो। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, मिस्टर एक्स का एक हैवी एक्सीडेंट हो गया और वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए। वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए, घर पे बैठ गए हैं, अपाहिज हो गए हैं, मजबूरी में उन्होंने आरपीएफ से पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो जो पैसा उन्होंने आरपीएफ से विड्रॉ कर लिया है वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर on the cessation of employment with existing employer, accumulated balance in the RPF is transferred to his RPF account maintained by the new employer। मिस्टर एक्स जो है वो ए लिमिटेड में काम करते थे, ए लिमिटेड में उन्होंने 2 साल काम किया, उसके बाद उन्होंने बी लिमिटेड ज्वाइन कर लिया। तो ए लिमिटेड के पास जो आरपीएफ का बैलेंस था उस पैसे को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया बी लिमिटेड के पास। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी आपका विड्रॉल टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं यूआरपीएफ की। यूआरपीएफ में जो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है वो टैक्सेबल कब होता है पता है? एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, ईयर टू ईयर बेसिस पे टैक्सेबल भी नहीं होता। वो टैक्सेबल होता है जब आप लमसम विड्रॉल करते हो। एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है यूआरपीएफ पे वो ईयर टू ईयर बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल होता है जब हम उसका लमसम विड्रॉल करते हैं। एम्प्लॉय जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसका उसे एटीसी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो भी ईयर टू ईयर बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल होता है जब लमसम विड्रॉल होती है। अब जब आप लमसम विड्रॉल करते हैं तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। इंटरेस्ट जो आया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे वो अदर सोर्सेज पे चला जाता है, और जो इंटरेस्ट आया है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे वो आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। मतलब मान लीजिए यूआरपीएफ से आपने 10 लाख रुपए विड्रॉ करे, ये लमसम विड्रॉ हुआ। अब इस 10 लाख में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सपोज कर लो 3 लाख, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है सपोज कर लो 3 लाख, और इस पे इंटरेस्ट आया है कितने रुपए का, 4 लाख। 4 में से 2 लाख ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और 4 लाख में से 2 लाख ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जब आप लमसम विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका बाइफरकेशन वो आपको दे देगा कि इस 10 लाख में से 3 लाख रुपए एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन वाले हैं, 3 लाख रुपए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन वाले हैं, 2 लाख का इंटरेस्ट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है, 2 लाख का इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। सर ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट जो आया है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे ये टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया है ये टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग सुपर फास्ट रिविजन्स कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को चीजें अगर पता है तो ही रिवीजन आपका हेल्प करेगा, आपको सारी बातें रिकॉल करा देगा। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि यूआरपीएफ क्या है, पीपीएफ क्या है, आरपीएफ क्या है, तो ये रिवीजन आपके लिए नहीं है। दीज रिविजन्स आर जब हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हो।
ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ में जो पैसा हमने कंट्रीब्यूट किया है, उसका 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। पीपीएफ जनरल होता है, वो एम्प्लॉयर नहीं बनाता, और अगर एम्प्लॉयर नहीं बनाता तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं आएगा। जो इंटरेस्ट आएगा पीपीएफ में वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो विड्रॉल होगी पीपीएफ से वो भी आपकी पूरी तरीके से हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट। तो दिस इज कंप्लीट रिवीजन ऑफ अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद बेटा ओनली परक्विजिट्स, उसका रिवीजन आपको कल मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग आपसे अब नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।